क्या आपने कभी सोचा है कि नेपोलियन जैसे एक आम आदमी कैसे उठकर इतना बड़ा जनरल बन गया कि ही चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री? या फिर मैसेडोनिया के एक छोटे से इलाके का एक छोटा सा हुक्मरान कैसे अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गया? इन्होंने ये पावर कैसे हासिल की? क्या पावर हासिल करने की कोई रेसिपी है? क्या कोई फॉर्मूला है? कोई रास्ता है कि जिस पर चलकर एक आम आदमी भी इतना पावरफुल बन सकता है? रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर इज ऑल अबाउट दिस। इट इज ऑल अबाउट दीज डायनामिक्स ऑफ पावर। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ द टेल्स ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स। इट टॉक्स अबाउट यू, इट टॉक्स अबाउट मी। ये एक आम आदमी के लेवल पर आकर बात करता है और हमें बताता है कि हिस्ट्री की इन बड़े बड़े वाकयात से हम अपनी जिंदगी में क्या सबक सीख सकते हैं और किस तरह से हम भी वो पावर हासिल कर सकते हैं कि जो इन हुक्मरानों के पास थी। नॉट नेसेसरली कि हम कोई हुक्मरान बन जाएंगे, लेकिन वो मेरे एक बॉस थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि एवरी पर्सन इज अ किंग ऑफ हाउस। हम सब बादशाह होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो ताकत है, ये ताकत कहाँ से डिराइव होती है और क्या इस ताकत को किसी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और एक्सप्लॉइट करके किस तरह से लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं? इसमें वो बड़ी इंटरेस्टिंग वाकयात बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के हम एपिसोड में चीज़ें कवर करेंगे। फ्रांस के एक बादशाह थे लुई 14, उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फूके। ही रोज टू पावर, ही बिकेम फेवरेट ऑफ द किंग एंड देन he ended up in somewhere where nobody would want him. इसी तरह से गैलीलियो गैलीलाई was the greatest scientist of history। उसने किस तरह से जब जुपिटर के 4 मून्स को डिस्कवर किया तो उसने उस डिस्कवरी को यूज किया टू एक्सप्लॉइट द पावर्स रेस्टेड विद क्वासिमोडो। आप देख रहे हैं बुक टॉनिक और हम 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन के इन सब लॉज को बिट बाय बिट, पीस बाय पीस स्टडी करेंगे अपनी आने वाली एपिसोड। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलें जी, लेट्स डाइव इनटू 48 लॉज ऑफ पावर। फ्रांस के एक बादशाह थे किंग लुई 14। उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका नाम था निकोला फूके। ऑल्दो ठीक है कि जो किंग लुई 14 थे वो 1643 में ही बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, लेकिन अबाउट 1661 के आसपास जो है वो ही बिकेम फुली एम्पावर्ड। अब जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फूके, ही वाज वन ऑफ हिज फेवरेट्स। इतना फेवरेट था कि लोग ये समझते थे कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर निकोला फूके ही बनेगा। लेकिन हुआ क्या, जब प्राइम मिनिस्टर साहब की डेथ हुई तो किंग लुई 14 ने उस पोजीशन को एबॉलिश कर दिया कि ना डोला होसी ना रोला होसी, ना पोजीशन होगी ना कोई उम्मीदवार होगा। अब इससे निकोला फूके को लगा कि यार बादशाह सलामत मेरे से कुछ नाराज हो गए शायद। तो उसने क्या किया, उसने एक ग्रैंड डिनर दिया। उस डिनर में उसने जात जात के लोग बुलाए, मतलब पूरी यूरोप की जिसको कहते हैं कि एलीट वहां पर आई। और फिर वहां पर उसने इतनी जबरदस्त किस्म की एक आतिशबाजी करवाई। उसने दुनिया के बेस्ट शेफ्स, एटलीस्ट यूरोप के बेस्ट शेफ्स उसने बुलाए और उन्होंने वो खाने बनाए कि सम ऑफ दोज डिशेस वर मेड जस्ट फॉर दैट ओकेजन। फिर उसके बाद जब उसने, यहाँ तक कि एक बहुत फेमस फ्रेंच राइटर था, उसका एक स्पेशल प्ले भी लिखवाया जस्ट फॉर दैट ओकेजन। लेकिन इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी का रिजल्ट क्या निकला, बादशाह सलामत ने अगले ही दिन उसको गिरफ्तार करवा दिया अंडर दी चार्जेस ऑफ करप्शन। अब ठीक है कि निकोला फूके साहब ने भी काफी करप्शन की थी, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वाज डन एट द बिहेस्ट ऑफ द किंग। अब इससे हमें क्या पता चलता है, वो उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कंट्रास्टिंग एक और स्टोरी सुनते हैं। गैलीलियो गैलीलाई, वी नो, द फेमस साइंटिस्ट, उसने जब 1610 में उसने जुपिटर के 4 मून्स को डिस्कवर किया तो उसने इस अपनी डिस्कवरी को यूज किया in order to manipulate the ruler of that time, Cosimo II। अब जो मेडिसी डायनेस्टी थी जिसका सेकंड था ये Cosimo II, उसमें जो पहला जो फाउंडर था मेडिसी डायनेस्टी का, Cosimo I, उसने जुपिटर को सिंबल बनाया था अपनी डायनेस्टी का। तो जब गैलीलियो ने ये जुपिटर के 4 मून्स डिस्कवर किए तो उसने इसको खत लिखा। खत लिखने की वजह क्या थी?
खत लिखने की वजह यह थी कि गैलीलियो तंग पड़ा हुआ था कि कभी किसी के तरले करने पड़ते थे, कभी किसी के तरले करने पड़ते थे। बिजनेसमैन तो था नहीं गैलीलियो कि उसके पास बहुत सारा पैसा होता, तो रिसर्च के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी पब्लिकेशंस के लिए, सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो उसने क्या किया कि उसने जब ये 4 मून्स डिस्कवर किए तो उसने लेटर लिखा क्वाजिमो 2 को कि जी आसमान पर जो आसमानी इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स जो है वो बताते हैं कि यू आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड फॉर एवर। अब क्वाजिमो 2 के 4 भाई थे। उसने कहा कि जुपिटर इज योर साइन, और ये जो 4 मून्स हैं जो जुपिटर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, दीज आर यू 4 ब्रदर्स। आप 4 भाई हैं जो जुपिटर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्वाजिमो 2 इससे इतना खुश हुआ कि उसने उसका पक्का वजीफा लगा दिया। अब आप देखें कि एक तरफ एक बंदा फेवरेट है किंग का, लेकिन ही फेल डाउन। दूसरी तरफ एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर उठता है एंड ही बिकम्स फेवरेट ऑफ द किंग। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि पावर की अपनी डायनामिक्स होती है, और वो ये है कि डोंट ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर। अपने मास्टर को आउटशाइन करने की कोशिश ना करें। निकोला फूके ने यह गलती की थी कि उसने अपने मास्टर यानी किंग लुई 14 को आउटशाइन करने की कोशिश की थी। निकोला फूके ने किंग लुई को इनसिक्योर कर दिया था कि यार इसकी पार्टी इतनी ग्रैंड पार्टी के लोगों ने मेरी पार्टियों का जिक्र करना छोड़ देना। मेरी पार्टीज का, मेरे डिनर्स का, मेरी होस्टिंग का, मेरी मेजबानी का, इन सब चीजों का किसी को याद ही नहीं रहेगा। इंस्टेड निकोला फूके विल टेक ओवर। इस चीज से वो इनसिक्योर हुआ। इनसिक्योर होकर उसने उसको ना सिर्फ सैक किया बल्कि जेल में भी डाल दिया। Whereas on the other hand, Galileo was clever enough to flatter Cosimo 2 and he rose in his eyes. उसकी आंखों का तारा बन गया। अब यही चीज हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं और डेली लाइफ में इसको यूज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम वीडियो के आखिर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स जंप इनटू 2 अदर स्टोरीज। दूसरी 2 स्टोरीज क्या है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक सिटी था फायंजा के नाम से, उसका 1500 के आसपास बोर्जिया ने उसका सीज किया, उसका मुहासरा कर लिया, और फिर अल्टीमेटली ही कंकर्ड द सिटी। तो वहाँ का जो प्रिंस था, प्रिंस मैनफ्रेडी, उसने उसको ना गिरफ्तार किया, ना उसको कत्ल कुतल किया, कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर उस सिटी को भी जो है उसने कोई कत्लो गारत नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, कोई जुल्म सितम नहीं किया, कुछ नहीं किया। बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज थी वहां के टाइम के हिसाब से और वहां के हालात के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या, 1 साल के बाद मैनफ्रेडी, द प्रिंस मैनफ्रेडी, उसको बोर्जिया ने कत्ल करवा दिया। ये इल्जाम लगा करके ये उसके खिलाफ बगावत कर रहा था। लेकिन असल रीजन क्या थी? असल रीजन ये थी कि प्रिंस मैनफ्रेडी दिल का बड़ा अच्छा इंसान था। वो बड़ा रहमदिल था, लोगों की मदद करता था, लोगों का साथ देता था। उससे बोर्जिया को लगा कि भाई ये तो मुझे आउटशाइन कर जाएगा, ये तो लोग इसके दीवाने होंगे, लोग इसको याद रखेंगे, एंड अल्टीमेटली कहीं ये मेरे लिए खतरा ना बन जाए। फिर इसी तरह से दूसरी स्टोरी है जापान की। जापान के एम्परर थे हिडेयोशी। हिडेयोशी के एक बड़े फेवरेट कोर्टियर थे रिक्यू। रिक्यू वॉज वंस अ पेजेंट, और वहां से वो करते 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 कोर्ट तक पहुंच गए और बादशाह सलामत के बड़े फेवरेट्स में से थे। लेकिन बादशाह सलामत ने उनको ना सिर्फ गिरफ्तार करवाया बल्कि उनकी सजाए मौत के ऑर्डर्स भी दे दिए। ऑल्दो ठीक है कि रिक्यू ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन बादशाह सलामत ने सामान पूरा कर दिया था उनको कत्ल करने का। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रिक्यू ने फॉर ग्रांटेड लिया बादशाह को, और उन्होंने महल के दरमियान में अपना एक स्टैचू बड़ा जबरदस्त किस्म का बनवा के खड़ा कर दिया। अब जब बादशाह सलामत वहां से गुजरे, बादशाह सलामत ने देखा कि अच्छा कि मेरा स्टैचू नहीं है यहाँ पर रिक्यू का स्टैचू है। तो उनको लगा कि नहीं, अब जरा वक्त आ गया कि भाईजान को थोड़ी सी औकात दिखाएं, और उन्होंने उनको पकड़ के गिरफ्तार करवा दिया और फिर अल्टीमेटली सजाए मौत के ऑर्डर भी दे दिए। अब आप देखें कि ये दोनों स्टोरीज आपको क्या बताती है? दोनों स्टोरीज ये बताती हैं कि नंबर 1, आप अगर बाय हार्ट एक अच्छे इंसान हैं तो कीप योर गुडनेस टू योरसेल्फ, उसको कंट्रोल में रखें।
उसको यहाँ तक ना आने दें कि आपका जो मास्टर है वो आउटशाइंड महसूस करे, वो आपसे खतरा महसूस करने लग जाए। जैसे प्रिंस मैनफ्रीडी था, बाय हार्ट एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन गई। दूसरी तरफ जो रिक्यू था, रिक्यू का प्रॉब्लम यह था कि उसने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया। तो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जी, तो इन चारों स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? क्या ये चारों स्टोरी सिर्फ बादशाहों की और वजीरों की और महलों की और इन सब चीजों की हैं, या इनका हमारी एक आम बंदे की लाइफ से भी कोई ताल्लुक है? इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी लाइफ से। रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं, और वो ठीक कहते हैं, कि मास्टर डज नॉट नेसेसरली मीन कि जी कोई किंग होगा या कोई वजीर आजम होगा या कोई बादशाह होगा, कोई इतनी बड़ी चीज होगा, नहीं। इट कैन बी एनीवन। इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर सुपरवाइजर, it can be head of your family, it can be chieftain of your tribe, it can be anyone. तो हम अपनी लाइफ में इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं, और वो ये है कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अपने बॉस को, अपने सुपरवाइजर को आउटशाइन करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमेशा उससे मदद लेने की कोशिश करें। उसको हमेशा ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार, ये बंदा मेरा मोहताज है इन अ वे। ठीक है, ऑल द मोहताजी कोई अच्छा वर्ड नहीं है, अच्छा नहीं लगता कानों को, लेकिन दिस इज व्हाट मास्टर्स लाइक, कि उनको उनके सबॉर्डिनेट्स ऐसे चाहिए होते हैं कि जो उनको लगता हो कि मेरे पर डिपेंडेंट है। उसके लिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप कभी कभार इसी तरह, जिस सवाल का आपको जवाब पता भी हो फिर भी लेकर जाएं, उससे पूछें कि सर मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। इससे उनको एक, उनकी ईगो को बूस्ट मिलता है, और दे स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार, वी आर समवन इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह से बड़ी छोटी छोटी सी बेजरर सी मिस्टेक्स कभी कभी करके उनके पास चले जाएं, सॉरी सर। कोई एडा बड़ा स्यापा ना पा देना कि जिसकी सॉरी ना हो, लेकिन यह है कि छोटी छोटी गलतियां करके उनके पास जाएं, उनसे माफी मांगे। अब अगेन, दिस माइट साउंड वियर्ड टू यू, लेकिन दिस इज हाउ पावर वर्क्स। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ पावर, कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये थी जी आज की हमारी एपिसोड ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। होपफुली आपको पसंद आई होगी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया इसको, और अगर आपने भी एंजॉय किया, आपको पसंद आई है, तो वही अंगूठा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आई होप कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं 48 लॉज ऑफ पावर की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा।